अनुपमा की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कुछ गुंडों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे यह कहकर झांसा दिया कि उन्हें आर्यन के बारे में जानकारी है, लेकिन शर्त यह रखी गई कि पहले अनुपमा को उनके लिए नाचना होगा। अपने दिल पर पत्थर रखकर और अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर अनुपमा नाचती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में बस यही उम्मीद थी कि नाचने के बाद शायद उसे आर्यन की खबर मिल जाएगी। पर नाच खत्म होने के बाद वे दरिंदे उसे लात मारकर वहीं छोड़ देते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। यह दृश्य देख गौतम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे जैसे संतोष मिल रहा हो। वह प्रार्थना से कहता है कि अब तो अनुपमा भी चली गई और आर्यन भी इस दुनिया से जा चुका है। ऐसे में उसे अब विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वह यह भी कहता है कि अब तो तुम्हारा साथ देने वाली भी कोई नहीं रही, इसलिए बिना सवाल किए चुपचाप उसके साथ रहो, और अगर डिवोर्स का नाम भी लिया तो वह उसे इस कदर पीटेगा कि शरीर का कोई अंग अपनी जगह नहीं रहेगा। उधर कोठारी हाउस में शाह परिवार के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। परिवार को घर से निकलने का गम नहीं था, पर रिश्तों के टूटने का दर्द असहनीय था। कोठारी परिवार ने अपने सभी संबंध शाह परिवार से तोड़ दिए और यहाँ तक कह दिया कि अगर माही और राही का अनुपमा या उसके परिवार से कोई रिश्ता रहा तो वे भी इस घर से जा सकते हैं। राही ने प्रेम से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रेम का गुस्सा चरम पर था। उसने राही पर चिल्लाकर कहा कि उसने हमेशा अनुपमा को अपने परिवार से ऊपर रखा, लेकिन अब वही महिला उसके भाई की हत्यारिन बन गई। प्रेम की बातों से राही का दिल दहल गया, क्योंकि उसने कभी प्रेम को इस रूप में नहीं देखा था। इसी मौके का फायदा उठाता है गौतम, जो अनुपमा और राही के बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि अनुपमा ने सब कुछ जानबूझकर किया है। प्रेम की मां उस वक्त हस्तक्षेप करती है और साफ साफ कहती है कि अब इस घर में अनुपमा का नाम भी नहीं लिया जाएगा, न गुस्से में न खुशी में। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि अनुपमा के घर वालों का भी कोई इस घर में आना जाना नहीं रहेगा। ये बातें उन्होंने भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझ कर कही हैं। अनुपमा अपने घर लौटती है और रोते हुए सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने आर्यन की हत्या नहीं की। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी, उल्टा सभी उस पर आरोप लगाने लगे। कोठारी परिवार के गुस्से को तो समझा जा सकता था, लेकिन शाह परिवार का व्यवहार बेहद कठोर हो गया था। वे एक के बाद एक पुराने किस्से निकालने लगे और अनुपमा पर गहरे आरोप लगाने लगे। यहाँ तक कहने लगे कि जब गलती उनकी होती थी, अनुपमा उन्हें सुधारती थी, लेकिन अब जब खुद से गलती हुई है तो वह खुद को निर्दोष साबित करने पर तुली है। घर का माहौल बुरी तरह बिगड़ चुका था। कोई अनुपमा का साथ नहीं दे रहा था। तभी राघव सामने आता है और हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगता है। वह कहता है कि अनुपमा ने जो कुछ भी छुपाया वह सब उसके कहने पर किया, इसलिए अगर कोई दोषी है तो वह खुद है। लेकिन उसकी बातें भी किसी को नहीं भाती। उल्टा लोग राघव पर ही गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वह अनुपमा का क्या लगता है, जो वह उसकी तरफदारी कर रहा है। फिर उसे कह दिया जाता है कि आज से उसका इस घर से कोई संबंध नहीं है और जब से वह घर में आया है सिर्फ परेशानियां आई हैं, इसलिए उसे तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। राघव आंखों में आंसू लिए अनुपमा से माफी मांगते हुए कहता है कि यह सब मेरी गलती है, लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो एक बार याद कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। और वह चला जाता है। घर में मां अनुपमा पर तमाम आरोप लगाती है। वह कहती है कि उसे बेटे को तलाक नहीं देना चाहिए था। पहले अनुज, फिर राघव, हर बार अनुपमा ने अपने निर्णयों से सब कुछ बर्बाद किया। माही को भी दोषी ठहराया जाता है कि वो अनाथ थी और अब विधवा भी हो गई, बस अनुपमा की वजह से। सब कुछ खत्म हो गया, सब उजड़ गया। पाखी, तोशु सब अनुपमा पर बरसते हैं। अनुपमा थक हार कर बापूजी के पास जाती है, लेकिन वो भी कह देते हैं कि इस बार वो उसका साथ नहीं दे सकते क्योंकि उसने सच में गलती की है। उन्होंने हमेशा उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि वह सही थी, लेकिन इस बार वह गलत है।
परी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसे भी चुप करवा देती है। अंततः सभी को आदेश दिया जाता है कि अब कोई भी अनुपमा से बात नहीं करेगा। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अनुपमा अकेली रह जाती है, सिसकती हुई। वह एक एक कर सबके दरवाजे खटखटाती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर माही सदमे में है। उसे बार बार आर्यन दिखाई देता है, लेकिन वह जानती है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। राही भी चिंतित हो जाती है। माही राही को गले लगाकर रोती है और कहती है, अब मेरा क्या होगा? आर्यन मुझे छोड़कर चला गया है। राही खुद भ्रम में है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका अपने परिवार से नाता टूट चुका है और अब घर में भी कोई उसे पहले जैसा सम्मान नहीं देता। अनुपमा को भी माही और राही दिखते हैं, लेकिन ये महज उसका भ्रम था। माही उस पर चिल्लाती है कि उसने सब कुछ छीन लिया। वह कहती है कि उसने अनुपमा को बेटी का धर्म निभाकर सब कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे उसका सुहाग छीन कर दिया गया। माही कहती है कि वह अब जीवन नहीं जीना चाहती और अनुपमा को कहती है कि चाकू लो और उसकी हत्या कर दो। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे गले लगाना चाहती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब महज एक ख्वाब है। सभी लोगों के लिए अनुपमा अब एक ऐसा नाम बन चुकी थी जिसे सुनते ही चेहरों पर घृणा की लकीरें खिंच जाती थी। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी और एक सास जो अब केवल एक दोषी बनकर रह गई थी। हर तरफ से उसे तिरस्कार ही मिला। हर आंख में उसके लिए नफरत थी और हर जुबान पर उसके खिलाफ इल्जाम। वह बार बार रोते हुए यही कहती रही कि मैंने आर्यन को नहीं मारा, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुनना चाहता था। हर बार जब वह सफाई देती, एक नया इल्जाम उस पर थप दिया जाता। कोठारी हाउस में आर्यन की शोक सभा के दौरान सभी लोग गम में डूबे हुए थे। एक ऐसा माहौल था जहां हर तरफ सिर्फ मातम था। सभी को यही झटका लग रहा था कि जिस लड़के की कल ही शादी हुई, वह आज इस दुनिया से चला गया। किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन अब कभी वापस नहीं आएगा। माही वहां एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे और वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वहीं गौतम इस गम के माहौल में भी अपनी चालें चल रहा था। उसने प्रार्थना से कहा कि अब तो सब कुछ वैसा हो गया जैसा वह चाहता था। अनुपमा भी इस घर से निकल गई और आर्यन भी चला गया। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रार्थना का साथ दे। बिजनेस में हिस्सेदारी मांगने वाला भी कोई नहीं बचा। प्रेम को दिलचस्पी नहीं है और उसे खुद अब विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौतम ने प्रार्थना को धमकाते हुए कहा कि अब तुम मुझे तलाक देने की बात भी मत सोचना, क्योंकि अब तुम्हारी अनुपमा भी नहीं रही जो तुम्हारे लिए खड़ी हो सके। इसलिए चुपचाप मेरी बीवी बनकर रहो। इस दौरान अनुपमा खुद को दोषी मानती हुई घर से निकल पड़ती है। सड़क पर चलते हुए वह बुदबुदाती रहती है कि उसकी वजह से ही यह सब हुआ। वह मान चुकी थी कि आर्यन की मौत का जिम्मेदार वही है। अपने ही विचारों में डूबी हुई वह सड़क पर भटक रही थी और तभी कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ती है। यह वही गुंडे थे जिनकी अनुपमा ने कुछ समय पहले बीच सड़क पर धुलाई की थी। उन्हें जैसे ही अनुपमा अकेली दिखी, वे अपनी बेइज्जती का बदला लेने को तैयार हो गए। एक गुंडा कहता है कि देखो तो सही, हमारी ही गलियों में टहल रही है, चलो अब इसका हिसाब बराबर करते हैं। वे अनुपमा के पास जाते हैं जो उस वक्त रो रही होती है। अनुपमा बड़बड़ाते हुए कहती है कि हाँ, मैंने ही आर्यन को मारा, सब मेरी गलती है। तभी उनमें से एक कहता है, क्या आर्यन को मारा? लेकिन आर्यन तो जिंदा है। अनुपमा चौंक कर पूछती है, क्यों? आर्यन जिंदा है। वे हंसते हुए जवाब देते हैं, हाँ, हमारा दोस्त है। आप कहे तो उसे बुला दे। उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठती है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। तब वे शर्त रखते हैं, उसके लिए आपको डांस करना पड़ेगा। अनुपमा आश्चर्य से देखती है, लेकिन हार कर हामी भर देती है। गाना बजाया जाता है और वह टूटे दिल और थके शरीर से नाचने लगती है।
काफी देर तक नाचने के बाद वे लोग हंसते हुए कहते हैं, चलो बदला पूरा हुआ, अब निकलते हैं। अनुपमा उनके पैरों में गिरकर कहती है, मुझे आर्यन से मिलवा दो प्लीज, लेकिन वे उसे लात मारकर वहां से चले जाते हैं। सुबह होती है और शाह परिवार में हर कोई अनुपमा को लेकर बेचैन हो उठता है। बापूजी खुद सोचते हैं कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि उन्होंने गुस्से में आकर अनुपमा को सबके सामने अपमानित किया। इस ओर सब लोग अनुपमा को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वहीं राही अब अपने अस्तित्व को लेकर खुद असमंजस में है। वसुंधरा, माही और बाकी सभी लोग उससे कटने लगे हैं। राही अब प्रेम के पास जाती है, रोते हुए कहती है, प्रेम, मेरी गलती क्या है? गलती मेरी माँ की है तो सजा मुझे क्यों? प्रेम उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कह पाता। अंत में वह सिर्फ यही कहता है, तुम अनुपमा जी की बेटी हो, इसलिए लोग तुमसे नाराज हैं। लेकिन सबको वक्त दो, शायद सब ठीक हो जाए। इस सबके बीच माही अब भी अपने गहरे सदमे में है। उसके लिए आर्यन की मौत सब कुछ खत्म कर चुकी है। हर तरफ एक सन्नाटा छाया है और अनुपमा, वो कहीं गुम हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ सवाल बाकी रह जाते हैं। क्या अनुपमा सच में दोषी है? क्या वाकई आर्यन की मौत उसी के कारण हुई या इसके पीछे कोई और साजिश है? क्या अनुपमा एक बार फिर खुद को साबित कर पाएगी? क्या उसका परिवार उसे फिर से अपनाएगा? या फिर उसका जीवन अब एक नए रास्ते की ओर बढ़ेगा? यह सारे सवाल धीरे धीरे खुलेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इस पल यह कहानी एक मोड़ पर ठहरती है, जहां रिश्ते टूटे हैं, विश्वास बिखरे हैं और एक औरत अकेली खड़ी है, सिर्फ अपने अस्तित्व के साथ।